तो कल मैंने दरोगा जी का पहला प्यार लव स्टोरी आपसे शेयर की थी। आज उसका दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ। दरोगा जी का प्यार उनसे चोर के आए, इसीलिए खंडहर में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो नहीं चाहते सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाओ। तो ये धज्जियाँ नहीं, आप मेरी फैमिली हो, आपसे अपना प्यार बांटना मेरा हक बनता है। तो शुरू होता है जो मैंने कल डाला था कि वो लड़की से वो चाहते थे और वहाँ पे कहानी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद दूसरी लड़की देखते हैं, वहाँ भी कहानी स्टॉप हो जाती है। वहाँ से क्योंकि मेरे पास मोबाइल था, उस टाइम मोबाइल फ़ोन चलते थे। दरोगा जी की जो साली थी अपनी प्रॉब्लम मेरे फ़ोन के द्वारा इनसे शेयर करती थी और दरोगा जी का डेली फ़ोन आता था। और उस समय जो था मोबाइल में रिचार्ज बड़ा महंगा होता था। आइडिया का रिचार्ज 110 रुपये का, उससे केवल हम मिस कॉल मार सकते थे, कॉल नहीं कर सकते थे। अगर 2-4 बार कॉल कर देते तो सारा बैलेंस कट हो जाता था। 110 रुपये में मिलते थे शायद 28 दिन या कुछ ऐसी 7 डेज इस तरीके से। अब तो अनलिमिटेड रिचार्ज है, दिन रात फ़ोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो। लेकिन मैं इतना बिजी रहती थी अपने काम में, अपने ऑफिस में। मेरा तो एक जो था ना स्ट्रिक्ट रोल था, और इसलिए कोई भी लड़का मुझसे प्रपोज करना तो बहुत दूर की बात, मतलब डर के मारे दूर से हाथ जोड़ के चले जाता था। क्योंकि क्षेत्र पंचायत थी, लोगों की धज्जियाँ उड़ा देती थी, गलत चीज़ों को देख नहीं पाती थी, सही चीज़ों को खोज कर निकालती थी, जो आज तक भी मेरी आदत है। तो उसी वजह से लड़के ज़रा मुझसे दूर रहते थे। हाँ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या मुझसे शेयर करते थे। दीदी ऐसा हो गया, क्या करें दीदी, ये प्रॉब्लम का क्या समस्या होगा, वो चीज़ें मेरे पास लेके आते थे और जो भी उनका प्रॉब्लम होता था उसका हल मैं निकालती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे बोला नहीं, और लेकिन अचानक से मैंने बोला था ना कि उन्होंने जो क्षेत्र पंचायत उन लोगों को मेरे घर ले आया और घर देख के मेरे ससुर साहब मना करके चले गए। ठीक हो क्या, इन्होंने कहा अब तो मैं अपनी मर्जी से कर लूँगा शादी। दोस्तों, ऐसी बातों बातों में इन्होंने मेरे जो ऑफिस में बैठते थे भैया, जो मेरे ससुर के साथ के प्रिंसिपल थे, उनके बेटे से बोला कि अगर वो एग्री है तो मैं उनसे मैरिज करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैरिज का प्रपोज करा। तो बातें करते थे फ़ोन में, लेकिन मैं उनसे बातें करती थी एक लिमिट से। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को जानते थे, कुछ ही समय हुआ था। और लेकिन वो लोग अच्छी तरह जानते थे। मेरे ससुर और उनके पिताजी साथ में एक ही स्कूल में, पहले टीचर फिर प्रिंसिपल रहे। तो वहीं जाके उन्होंने मेरे को बोला और उनके माध्यम से मुझे कन्वेंस किया। उन्होंने बोला अरे एक पुलिस वाला है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। मैंने कहा अरे वो तो रोज़ ही फ़ोन करता है, मतलब ये नहीं था कि आप या इस तरीके से बोले। तो मैंने कहा अरे वो रोज़ मिस कॉल मारता रहता, पता नहीं कैसा पुलिस वाला रोज़। इन्होंने कहा पागल हो, मिस कॉल नहीं मारता, वो तुम्हें बार बार मतलब वो तुम्हें लाइक करता है। मैंने कहा अरे ऐसा कहाँ होगा, वो तो इतना हैंडसम लड़का, और मतलब उसका घर का भी अच्छा जॉब वाला, मतलब मैं तो एक गरीब फैमिली से हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, अगर वो हाँ कहेगा तो तुम कर लोगी। मैंने कहा इसको देखा जाएगा। लेकिन अचानक से क्या होता है, जिद में ये अपने पूरे मतलब प्रधान पक्ष के काफ़ी लोग मेरे घर में आते हैं और मेरे ससुर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। जब रिश्ता रिजेक्ट होता उसके बाद मेरे हस्बैंड को चढ़ जाती खुंदक। वो कहते हैं जब मैंने ये बोला मैं आपकी मर्जी से शादी करूँगा, जहाँ आप कहोगे वहाँ एग्री हूँ, तो आप क्यों मना कर रहे हो। तो मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और इसीलिए मैं सब लोगों से कहती हूँ बच्चों से घुल मिल कर रहिए, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है, ताकि वो अपनी समस्याओं को अच्छी तरह आपको बता सके और आप उनके एक दोस्त बनकर रहें। कभी कभी स्ट्रिक्टपन परिवारों को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत समझदार थे, तो उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने कहा अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगा लड़की। फिर इसी बात को देख के मेरे ससुर घर चले गए। वहाँ से एक दिन फिर आए, मतलब उन्हें लगा कि लड़की की मर्जी। उन्होंने कहा चलो चलो मैं तैयार हूँ शादी के लिए, मैं आ रहा हूँ। तो ससुर जी आए और मेरे हस्बैंड उसमें गदरपुर में पोस्टेड थे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेरे ससुर थे और हस्बैंड यूडीएल में थे। तो उन्होंने हस्बैंड को बुलाया हल्द्वानी से मेरे घर। इन्होंने मुझे कॉल किया। ससुर जी ने शर्त रखी कि मैं घर पे नहीं जाऊंगा उनका, मैं जो टीचर हैं वो मेरे ससुर जी के साथ के प्रिंसिपल सर उनके यहाँ आऊँगा। ठीक हो गया, मेरा ऑफिस था। मेरे हस्बैंड मेरे ससुर गाड़ी लेके वहाँ पे आते हैं। आते थे मुझे कॉल करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, मैं अपने पापा जी को लेके जाती हूँ। मेरे पापा कहते नहीं घर पे आएंगे। तो ठीक हुआ, मेरे जीजा लोग उनको समझाते तो वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं बातचीत होती तो वहाँ पे मेरे ससुर फिर से भड़क जाते हैं, क्योंकि मतलब समझ में नहीं आता था उनको, इतना गुस्सा, इतना भड़काओ, इतना वो क्यों था। ऐसा नहीं था कि वो बराबरी चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई दहेज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन एंड में वो मना कर देते थे। मेरे हस्बैंड जब वो उल्टी बातें करने लगे मेरे पिताजी से कि लड़की बीडीसी मेंबर है, इस मतलब ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। काफ़ी समय तक मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, हाँ 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 बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या, उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि इतनी सारे सवाल कर रहे हैं मुझे। वो उठे वहाँ से और जाके सामने दुकान में एक न्यूज़पेपर लेके इस मुँह में लगा के वहाँ बैठ गए। हमें नहीं पता था कि वो वहाँ बैठे हुए थे। जब गुस्से में इंसान चले गया तो मेरे ससुर और पिताजी के आपस में होने लगी डिस्कशन।
होने लगी तो मैं भी फिर उठी, मैं अपने घर को निकल ली और मुझे पता नहीं था ये बंदा यहाँ पे न्यूज़पेपर मुँह फेस पे कवर करके बैठे हैं। तो मैं सीधे अपने घर निकल गई। जब गुस्सा शांत तो मेरे हस्बैंड वहाँ गए, उन्होंने देखा कि लड़की यहाँ है ही नहीं, पता नहीं क्या बात हुई। और इन्होंने ना अपने पापा को देखा ना मेरे पापा को देखा, सीधे इन्होंने, उस समय विक्रम चलते थी एक गाड़ियाँ टेम्पो टाइप के, क्योंकि उस समय इनके पास बाइक भी नहीं थी, नई नई भर्ती हुए थे, हाँ 3 साल हो गए थे भर्ती के। तो ये सीधे विक्रम बुक करके वहाँ गए। मैं अपने घर पे नहीं थी, इंदिरा हृदय से एक मंत्री हैं वो हमारे, उनका फार्म हाउस साथ में मेरे घर से लगा हुआ था, तो मैं उनके यहाँ पे किसी काम से गई हुई थी। तो ये विक्रम लेके वहीं आए, इन्होंने मुझे बोला कि आपके पापा जी बुला रहे हैं, आप इसमें बैठो। मुझे ये पता नहीं था, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक हो गया, मैंने कहा मेरे पापा तो वहीं हैं, तो मैं बैठ के चली गई तो वहाँ मेरे पापा नहीं थे, इनके पापा रोड पे खड़े थे और इनके पापा भी बैठे विक्रम में, और हम ये मैं मुझे लेके और इनके पापा इनके वहाँ यूडियन जो इनका रूम था जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ चले गए, थाने के इसमें, थाने के पास में कमरा था। अब ठीक हो गया, गुस्से में ले तो आए, इन्होंने अपने पापा को चैलेंज कर दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि पापा से कभी डिस्कशन नहीं करते। इन्होंने कहा मैं लड़की को ला गया हूँ, अब मैं इससे शादी कर रहा हूँ। अरे भैया मैं तो उसे देख के मतलब शॉक्ड रह गई कि ये बाप बेटे हैं कैसे, ये क्या चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे ठग कर क्यों ले आए। मुझे गुस्सा भी था कि इन्होंने मुझे बोला नहीं और मुझे झूठ बोल के कि आपके पापा बुला रहे यहाँ ले आए, और ये गुस्से में ले आए अपने पापा से डिस्कशन की वजह से। तो मतलब दिमाग घूम गया वहाँ पे। अब इनके पापा भी वहाँ, मैं भी वहाँ, और मेरे चचेरे देवर भी वहाँ, 2 मेरे भांजे और भी रहते थे। हम लोग वहाँ सारे जेंट्स और अकेले में। ठीक हुआ, पूरे दिन रही। शाम को अब ये डर गए कि मेरे घर से बहुत होने लग गया कि कहाँ कहाँ है। वो ग्राम प्रधान के घर में फ़ोन होता, वहाँ से फ़ोन आया कि कहाँ। मैंने कहा मैं आ जाऊँगी शाम तक, मैं ब्लॉक के काम से गई हूँ। झूठ बोलना पड़ा। अब ये डर गए। इन्होंने बोला, किसी ने बोला कि वो तो पुलिस वाला यहाँ आया था गाड़ी में, वो गई वहाँ। तो मेरे हस्बैंड डर गए ये घर छोड़ने में। इन्होंने मेरे चचेरे देवर को भेजा, मुझे घर छुड़वा दिया। ठीक हुआ, मैं घर आई। पापा लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता है हर डिसीजन ठोस खुद लेती है। 19 साल की उम्र में जब क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई तो मेरी उम्र तो उस समय 22 साल, 21 पूरी होकर 22 थी। उनका नहीं, आपका जो डिसीजन, हमारी बेटी ने जो आज तक डिसीजन लिया, हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो गलत डिसीजन लेती ही नहीं। मेरे पापा ने कुछ बोला ही नहीं, और ठीक हो गया। मेरे ससुर जिद में आ गए। फिर मैं घर आ गई और पता चला मेरे ससुर फिर चले गए। और फिर 2 दिन बाद वहाँ आते मेरे हस्बैंड का कॉल आता मुझे कि मैडम बधाई हो, हमारी शादी फिक्स हो गई। मैंने कहा अरे 1 तारीख था, किसकी शादी? मैंने सोचा कि उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई। मैंने कहा आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। बोले अरे कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी, और हमारी शादी फिक्स हो गई। मैंने कहा अरे कि आप ये क्या बात कर रहे हो? तो फिर मेरे भांजे ने फ़ोन करा, उन्होंने कहा, डायरेक्ट बोले मुझे मामी। मैंने कहा आप मुझे मामी क्यों बोल रहे हो? बोले नाना जी आए हुए हैं और आपकी मतलब मामा जी की आपकी शादी फिक्स कर दी, और कार्ड छपाने भी भेज दिए, उन्होंने कपड़े सिलने भी भेज दिए, सारे काम आज ही कर दिए। 10 तारीख को शादी है, 1 तारीख को मतलब नाना जी आए, 10 तारीख को अपनी मर्जी से उन्होंने शादी फिक्स कर दी। अरे भैया मेरी तो हालत ख़राब। मैंने कहा मैं तो क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और मेरे घर में किसी को पता नहीं है, और मैं लड़की हूँ, ना मेरा किसी से चक्कर है, ना मेरा कोई अफेयर है, मैं किस मुसीबत में पड़ गई। तो मुझे बड़ा डिप्रेशन से टेंशन हो गया ना, उस टेंशन में मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने जो मेरे ऑफिस के भैया थे, वो टीचर जी के बेटे, उनको समझाया, उनको बैठाला। उन्होंने मेरे जीजा जी से बात करी, क्योंकि मेरे जीजा मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, हमारे घर के डिसीजन लेते हैं। मम्मी वैसे भी नहीं है, मम्मी से बोल नहीं सकते थे। तो जीजा जी और उनकी बात हुई, उन्होंने कहा हम करेंगे सारा अरेंजमेंट, आप टेंशन मत लो, मतलब आपको खड़े होना है। शादी के दूसरे दिन पहले दिन मुझे बोतलें चढ़ी, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था 10 दिन में कैसे किसी की शादी हो सकती है। पूरे गांव में किसी को पता नहीं कि शादी कैसे हुई अचानक से, मतलब किस कंडीशन में कैसे शादी हुई, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई हैं, मेरे साथ हुआ। ये इत्तेफाक इतना प्यारा इत्तेफाक था कि मुझे खुद पता नहीं था उस बंदे से मेरी शादी होने वाली है। तो मतलब एक अमेजिंग, एक फिल्मी टाइप का हुआ। और मतलब हस्बैंड भी बहुत टेंशन में बीमार जैसे हो गए थे। मैं उनकी ना पसंद थी, ना उनका मैं प्यार थी, ना कुछ था। मतलब एक जिद, एक किस उसमें ये भगवान का कहते हैं ना जोड़ा बना के लाते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती। कायनात कहते हैं अगर किसी को मिलाने में पूरा कायनात जुड़ जाता, वो चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर सारे लोग एक हुए। मेरी शादी भी एक विकास भवन में आती, वहाँ पे
सारा अरेंजमेंट किया जाता है। और जो उमेश भैया थे, मेरे ऑफिस के जो भैया थे, उन्होंने शादी का पूरा टेंट वगैरह, फ्लावर वगैरह, डेकोरेशन का पूरा टोटली अपने सिर में लिया। मेरे जीजा ने खाने पीने का सारा अरेंजमेंट, पूरा गांव एकजुट हो गया था। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी वैल्यू क्या है, क्यों लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं। और मतलब काफ़ी, और मंत्रियों की गाड़ियाँ इतनी आई, इसने पुलिस विभाग की गाड़ियाँ आई, और सब लोगों ने ये बोला कि हमने पहली बार ये शादी देखी है। हालांकि मेरे पास पैसा था, वो पैसा हमने शादी में तो जितना लगाया, शादी इतनी कठिन परिस्थिति में हुई। मेरे ससुर जी ने बोला मैं दहेज में 1 रुपया नहीं लूँगा, अगर आपने 1 रुपया भी दहेज में दिया, दहेज के नाम से, मैं यहीं छोड़ के चले जाऊँगा। मेरी शादी में केवल 5 कन्यादान के बर्तन थे। शायद पता नहीं कौन लाया, मुझे याद भी नहीं है। मेरे पिताजी केवल एक तांबे का घड़ा लेके आए थे, हमारे इसमें ज़रूरी होता है वो तांबे का कलश कहते हैं, वो लेके आए थे। 700 का उस समय आया था, तो 1000 रुपये उसमें कीमत होगी, 18 साल पहले की बात है। लेकिन मेरी एक दिन में शादी हुई उसी दिन, और इतना बारिश था, इतना स्टेज में पानी भरा हुआ था कि जो फ्लावर आए थे डेकोरेशन के, वो भी नहीं लग पाए। और 2 प्रकार के बैंड बाजे आए थे, एक पहाड़ी कुमाऊनी आते हैं और एक वैसा वाला बैंड आता, दोनों बैंड बाजे थे। और इतनी धूमधाम से शादी हुई। रात के 2 बजे मेरी बारात पहुंचती है पहाड़ से नीचे, इतना गहराई में, क्योंकि नया मकान हमारा रोड पे है, उसमें पुश्तैनी मकान पे जाना था हमें। क्योंकि मेरी हाइट कम थी, तो 2 फीट के तो हील पहने हुए थे ऊँचे। मेरे हस्बैंड ने पंडित जी से बोला कि मेरा स्टाफ आ रहा है, लड़की को आपको ऐसा बना देना है कि इसको पता न चले लोगों को हाइट कम है। हाइट उतनी कम तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट ज़्यादा है, तो मेरी कम लगती है इस वजह से। तो उसी उसमें सारी मेरी शादी हुई हिल में ही। और रात 2 बजे बारात नीचे जाती, बारिश में भीग के बिल्कुल, और इतने सारे पहाड़ी रीति रिवाज प्लान्स में। तो दोस्तों, शादी में दुल्हन कहते हैं मेहंदी निकलने तक कोई काम नहीं करती, लेकिन वहाँ जैसी दुल्हन घर जाती, पूरा घर उस पर छोड़ दिया जाता। पूरे जो मेहमान रहते उनकी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी जाती है। जो रीति रिवाज होते हैं, वो घास भी काटना पड़ता है, गोबर भी निकालना पड़ता है। और मैं, क्योंकि मेरे बाल हेयर कट बिल्कुल छोटे थे, बॉय कट में, बड़े मुश्किल से वो पार्लर वाली से क्लिप लेके पूरे बालों को अटैच करके, एक नकली बाल जो होता है लंबा सा, वो लगा के जूड़ा चुटिया बना के 3 दिन तक, मैंने कहा यार खुल ना पाए ऐसा कुछ बना देना, क्योंकि पहाड़ों में बड़ी बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं लड़की के तो बाल ही नहीं है। और औरतें घुमा घुमा के जब बाल देख रही थी, तो बड़ा डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। लेकिन वो अटैच बहुत अच्छी तरीके से किया था पार्लर वाली ने, तो वो रह गई इज्जत। इतनी खतरनाक स्थिति में मेरी शादी हुई। मैं हस्बैंड जी ने बोला भाई 5 साल तक तो तुम माइंड से टेंशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि शादी ही ऐसी परिस्थिति में हुई थी जिसे चाहते थे उसके साथ नहीं। लेकिन फाइनली हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, और मुझे लगता है दुनिया में शायद ऐसा इंसान किसी को नहीं मिलेगा। अब उन्हें भी लगने लग गया था, वो लड़की से उनका प्यार नहीं, केवल अटैचमेंट था, क्योंकि उस समय कॉलेज पढ़ते थे, लड़की स्कूल पढ़ती थी, और जो एक आकर्षण होता उस समय का, वो थोड़ा जाग गया था। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है रिश्तों में, रिश्तों को समझने के लिए। जो आजकल की लड़कियां भाग जाती है ना, वो 15-16 साल की उम्र में, तो मैं उनसे कहती हूँ कामयाब हो जाइए, आप हर डिसीजन को ले सकते हो, क्योंकि फिर आपके घर वाले आपको किसी चीज़ की पाबंदी नहीं करते हैं। और मेरे ससुर को लगा था कि ये कुछ नहीं करेगी, मैंने वहाँ सारे काम करे, गोबर निकालने से लेके घास काटने लेके सब कुछ किया। फाइनली उन्हें लगा कि लड़की परफेक्ट है। और मेरे ससुर ने खुद, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने 2007 में मुझे खुद बीएड कराया। उन्होंने कहा पढ़ी लिखी है तो इनको करना है बीएड। खुद उन्होंने बुक से ला के मेरी आगे की पढ़ाई के लिए बुक लेके आए, क्योंकि मैंने उस समय केवल बीए पार्ट 1 किया था शायद, और आगे की पढ़ाई करवाई। उसके बाद मेरे सारी चीज़ें शुरू हुई, और मुझे पढ़ाया और मुझे बीएड कराया, मेरे लिए वो सारे कुछ किया। आज उस परिवार में मुझे बहुत मानते, बहुत इज्जत है। और इसलिए मैं मानती हूँ कि किस्मत और ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि लड़की को दहेज दो, दान दो, घर में सुखी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे उत्तराखंड में दहेज बिल्कुल भी मांग नहीं होती। वैसे तो जो मांग करता है उसे हम लड़की नहीं देते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप दहेज के चक्कर में लड़की की ज़िंदगी खतरे में डाल दो। लड़की को एक्टिव बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, उसको इस काबिल बनाओ कि उसकी क्वालिटी सब कुछ जोड़ ले। और दहेज लेने वालों से भी कहूँगी कभी दहेज के पीछे इतना ज़्यादा ना पड़े कि आप ऐसी लड़की घर में ले आओ कि वो दहेज के चक्कर में आप अपना घर गृहस्थी भी उजाड़ लो। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी आई दरोगा जी की लव स्टोरी, आपको पसंद आई या नहीं, मेरा इसमें रोल कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आप कुछ आगे सुनना चाहते हैं उससे आगे का तो कमेंट ज़रूर करना,
क्योंकि बहुत सारी स्टोरी मेरी अपनी है, दूसरों की वीडियोज़ ट्रेंड पे डालती हूँ तो लोग मुझे गालियाँ देते हैं। इसलिए मुझे लगा मेरी लाइफ में तो इतना कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, आप मेरी फैमिली हो, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ की चीज़ें आपसे शेयर करूँ। तो मेरी ये कहानी थी, मैंने अपने मम्मी के ऊपर बताया था आपको, आज अपने ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर बताया है। आगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार देना। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के लिए कार्य कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि धन दौलत पैसा कुछ नहीं होता, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जो मेरे को प्रॉपर मिल रहा है, मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल फुल सपोर्ट करते, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग, वो लड़कियाँ जिन्हें ऐसा पति मिलता है। और वो पति जो पुलिस में होते हैं, भी कभी शराब को नहीं छुआ आज तक। जो मेरी दिली तमन्ना थी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर बने वो पीने वाला ना हो। तो मैंने ये चीज़ें अपने हस्बैंड में क्वालिटी देखी। और अगर आगे मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो या कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप मेरे वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।